Hello guys, welcome to the YouTube channel of Cam Academy. So today we are going to discuss some of your previous year question that came into your GATE 2016 examination. तो पहला क्वेश्चन जो आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है, आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए. इन द फर्स्ट रो हाई स्पिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, आपको फर्स्ट रो हाई स्पिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दिया है, मेटल दे दिया है, M से रिप्रेजेंट किया है, 6 वाटर उसके साथ लिगेंड दिए गए हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स और Cl2. यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है, एसेंशियली कॉम्प्लेक्स पे क्या देखने को मिलेगा, MH2O 6 हैविंग +2 charge, right? Because Cl are having -1 each. Then with D5 and D7 metal ion, D5 और D7 आपको कहा है कि मेटल को एक बार आपको D5 लेना है और एक बार आपको D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयन की यानी M2 पॉजिटिव की ये कॉन्फ़िगरेशन आपको लेनी है. फिर बोलता है द डी ट्रांजिशन आर. अब आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए दो रूल है हमारे पास, एक लेपोर्टे होता है, एक स्पिन होता है. लेपोर्टे रूल डी के लिए फॉरबिडन ही होता है हमेशा, बिकॉज L +-1 होना चाहिए, वो यहाँ देखने को नहीं मिलता. सिर्फ स्पिन अलाउड ये ट्रांजिशन होती है. और स्पिन अलाउड के लिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजिशन स्पिन स्टेट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यानी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड नॉट चेंज. तो यहां से हम कैसे बताएंगे, वाटर जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देगा, ये बात हम लोगों को पता है. 6 है यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और हाई स्पिन है. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी दो तरीके से स्प्लिट होता है, लोअर एनर्जी T2G और हायर एनर्जी Eg. अगर मैं D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो हाई स्पिन में सारे के सारे सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होंगे. और जब मैं ट्रांजिशन करूंगा यानी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट करूंगा अगर नीचे से ऊपर, तो क्योंकि पहले ही एक स्पिन स्टेट अपवर्ड स्पिन स्टेट है तो इसको अपनी स्पिन स्टेट चेंज करनी पड़ेगी. सेम स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते किसी ऑर्बिटल में, यानी यहां अगर एक्साइटमेंट करूंगा इलेक्ट्रॉन की तो स्पिन स्टेट चेंज करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को ताकि ऑर्बिटल में आ सके. और स्पिन अगर चेंज होती है तो वो होता है स्पिन फॉरबिडन. यानी डी के लिए ये एक्साइटमेंट जो होगा, ये ट्रांजिशन जो होगा, ये फॉरबिडन होगा, स्पिन फॉरबिडन होगा D5 के केस में. D7 की जब मैं बात करता हूं तो जरा ध्यान से देखना, अगेन ऑक्टाहेड्रल में दो तरीके से स्प्लिट होगा. एक आपके पास Eg ऑर्बिटल होगा और एक आपके पास T2G ऑर्बिटल होगा. हाई स्पिन है तो सबसे पहले सभी को हाफ फिल कर दीजिए और फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को आप भर दीजिए. अब जब एक्साइटमेंट होगी तो देखना, एक्साइटमेंट ये अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है ऊपर जाने के लिए तो इसे अपनी स्पिन स्टेट बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी. नो चेंज इन स्पिन स्टेट, यानी नेट आप लोगों को एक और चीज देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना, कोई स्पिन स्टेट में चेंज नहीं है, कोई स्पिन में चेंज नहीं है. स्पिन में चेंज नहीं है तो यानी ये अलाउड ट्रांजिशन होगी. एक और तरीके से जनरली लोग इसको डिस्कस कर देते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर एक्साइटमेंट आप क्या कीजिए, S की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, स्पिन S वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए. 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5/2 आएगी. आफ्टर एक्साइटेशन क्या देखने को मिलेगा, खाली हो जाएगा, ऊपर यहाँ पेयरिंग हो जाएगी तो यानी सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3/2 आएगी. तो दोनों ही वैल्यू डिफरेंट है तो यानी स्पिन फॉरबिडन है. सेम वैल्यू आ जाए तो स्पिन अलाउड. यहाँ क्या देखने को मिलता है, 1, 2 एंड 3 बिफोर ट्रांजिशन 3 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड थे तो 3/2. आफ्टर ट्रांजिशन ऑल्सो आपको अगर ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ अनपेयर्ड, यहाँ अनपेयर्ड, यहाँ अनपेयर्ड यानी 3. तो आफ्टर ट्रांजिशन ऑल्सो 3/2. तो नेट कोई चेंज नहीं. आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन को देख के कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे. यानी आपके लिए D5 के लिए स्पिन फॉरबिडन होने वाला है और D7 के लिए स्पिन अलाउड होने वाला है. सी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं. रिएक्शन ऑफ P2O5 विद HNO3 एंड HClO4. एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि P2O5 जो होता है ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट. और अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है यानी कि ये क्या करेगा, जिस भी स्पीसीज से रिएक्ट करेगा उससे वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा, H2O को निकाल देगा. अगर एक मॉलिक्यूल में पूरा वाटर नहीं है तो मल्टीपल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, वाटर को एक्सट्रैक्ट करेगा. कहने का मतलब यही है, वाटर जब भी निकलता है किसी भी सिस्टम से तो क्या बनता है, एसिड से अगर निकालोगे या बेस से भी निकालोगे तो क्या बनेगा, एनहाइड्राइड बनता है. एसिड का एनहाइड्राइड या बेस का एनहाइड्राइड. यहां दोनों आपको एसिड दिए गए हैं तो आपका क्या बनने वाला है इन रिएक्शन के बाद, इनका
एनहाइड्राइड बनने वाला है, एनहाइड्राइड, राइट, एनहाइड्राइड। एक इंटरेस्टिंग चीज और होती है, वाटर लॉस में नेट ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंटर एटम। देखना जरा ध्यान से, HNO3 आपको दिया है, HNO3 में अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +5 आएगी। वाटर का निकलने का मतलब क्या कि ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन +1 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 हाइड्रोजन है तो नेट +2 -2, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इसके निकलने से +2 -2 यानी 0, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पे चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको सिंपली इन ऑप्शन में से वो ऑप्शन सेलेक्ट करना था जहां नाइट्रोजन और क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ जाएं, जैसे कि HNO3 और HClO4 में होते हैं। HClO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है क्लोरीन का, आप इजिली निकाल सकते हो। हाइड्रोजन के लिए +1, क्लोरीन के लिए x मान लीजिए, -4 × -2, +4 × -2 will be equal to 0, right? So it will be जरा ध्यान से देख लेना, it will be +1 + x -8 = 0, और you can say x will be equal to +7, यानी क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आपको नजर आ रही है? मुझे N2O5 में क्लियरली दिख रहा है 2x - 10 = 0 मीन्स x is equal to +5, मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सिमिलरली Cl2O7 में भी मुझे क्लियरली दिख रहा है 2x - 14 = 0, यानी कि x is equal to +7। तो यहां क्लोरीन और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया वाटर लॉस के दौरान, यानी P2O5 की रिएक्शन के दौरान एनहाइड्राइड बनेंगे, पहली बात। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी से आप ये ऑप्शन आइडेंटिफाई कर सकते थे, यानी डी आपका यहां से करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा मामला था। नेक्स्ट की तरफ चलता हूं। आपसे शेप पूछी गई है, XgF5 पॉजिटिव एंड XgF5 नेगेटिव। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो आप लोग इजीली बता सकते हो। XgF5 पॉजिटिव का मतलब क्या, जिनोन ने 5 फ्लोरीन से बॉन्ड बना रखे हैं, राइट, मतलब अपने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसने सिंगल सिग्मा बॉन्ड विद फ्लोरीन से बनाने के लिए यूज कर लिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है तो यानी एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया है। टोटल होते हैं 8 में से एक इजेक्ट और 5 ये यूज कर चुका है, बचे हैं कितने, केवल और केवल 2। वो लोन पेयर की तरह प्रेजेंट होंगे। 5 बॉन्ड पेयर + 1 लोन पेयर, आप लोग क्या बोल सकते हो कि यहां से स्टेरिक नंबर निकल करके आएगा आपका कितना, स्टेरिक नंबर विल बी 6, राइट। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी विद 1 लोन पेयर। sp3d2 विद लोन पेयर, तो आपकी शेप क्या होने वाली है, इट विल बी स्क्वायर पिरामिडल। कैसी शेप होगी, स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी, किसकी, XgF5 पॉजिटिव की। XgF5 पॉजिटिव की शेप क्या होने वाली है जी, स्क्वायर पिरामिडल। XgF5 नेगेटिव, जरा ध्यान से देखना, नेगेटिव में बस आपको करना क्या है, देखना 5 तो बॉन्ड बनाने में यूज किए, एक इलेक्ट्रॉन अब एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिया है, तो यानी सिंपली बिना बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, मींस आई कैन से दैट देयर विल बी 2 lone pairs, right? 5 bond pairs and 2 lone pair. 5 bond pair 2 lone pair, यानी क्या कहोगे आप, यानी आप क्या कह सकते हो कि स्टेरिक नंबर होगा आपका 7। स्टेरिक नंबर 7 की ज्योमेट्री वैसे क्या होती है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, और 2 लोन पेयर हैं तो 180 पे लोन पेयर आ जाएंगे, यानी Xg के एक ही प्लेन में 5 फ्लोरीन मौजूद होंगे। एक ही प्लेन में क्या होंगे, 5 फ्लोरीन मौजूद होंगे। 2 लोन पेयर होंगे, एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा, यानी पेंटागोनल प्लेनर शेप आपको देखने के लिए मिलेगी। स्क्वायर पिरामिडल एंड पेंटागोनल प्लेनर, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, नथिंग मच इन इट, बिल्कुल इजीली आप इसको कर सकते थे। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने, यहां कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेम्परेचर प्रेशर का एक ग्राफ आपको दिया गया है, ठीक है। इस ग्राफ, ये आपका क्या है, एक फेज डायग्राम आप लोगों को दिया गया है। फेज डायग्राम में आपसे नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछी है, नॉट ट्रू। देखो सॉलिड लिक्विड फेज का डायग्राम है, इस लाइन से नीचे एक्स और वाई दोनों ही सॉलिड है, राइट, एक्स और वाई दोनों ही सॉलिड है। इन लाइन से ऊपर यानी इस जोन में सब क्या है, लिक्विड है, सब क्या है, लिक्विड है। यहां कोई एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है, यहां कोई एक सॉलिड है दूसरा
लिक्विड है। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें आपको नो ट्रू स्टेटमेंट पहचाननी है। पहली स्टेटमेंट बोलता है एट पी, पॉइंट पी देखना जरा, पॉइंट पी राइट इन द बिटवीन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या बोलता है, द सॉलिड एंड लिक्विड आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन, बिल्कुल, और इन बिटवीन है ऑलमोस्ट, तो क्या बोलेंगे कि जितना सॉलिड बचा होगा, कोई एक सॉलिड दूसरा लिक्विड है, उतना ही दूसरा लिक्विड होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या कहूंगा, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, एट क्यू द सिस्टम इज ऑल लिक्विड, यस डेफिनेटली क्यू जो है वो इस जोन में नजर आ रहा है, आपको इस जोन में नजर आ रहा है, जो मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है आपके लिए। तो क्या कहूंगा कि इस जोन में है, तो यानी सारे का सारा सिस्टम लिक्विड बन चुका है। ट्रू स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट कैसी देखने को मिली, ट्रू, दिस वन इज ट्रू, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। फिर बोलता है एट एस द सिस्टम हैज मोर सॉलिड देन लिक्विड, द सिस्टम हैव मोर सॉलिड देन लिक्विड। देखना जरा एस का प्लेसमेंट देखिए, एस का प्लेसमेंट देखिए, लिक्विड यहां जाके सारा का सारा हो रहा है लिक्विड, यहां से देखना जरा डिस्टेंस देखना, ऑल लिक्विड और ऑल सॉलिड में सॉलिड की तरफ कम है, यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि एक स्टेटमेंट भी कुछ हद तक ट्रू हो सकती है। लास्ट बोलता है एट आर द लिक्विड इज प्योर एक्स, देखना आर स्टेट पे, आर स्टेट कहां दिखाई दे रही है आपको, आर स्टेट दो कंडीशन, दो चीजों को सेपरेट करे, किसको, एक लिक्विड को जहां एक्स और वाई दोनों के दोनों लिक्विड हैं, और एक ऐसी स्टेट को जिनमें से एक सॉलिड है, इधर एक्स सॉलिड है और वाई क्या है, लिक्विड है, या फिर इससे उल्टा स्टेट आपको नजर आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना कि एस एक्स और वाई यानी कि आर पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आर पॉइंट पे कहता है कि लिक्विड इज प्योर एक्स, नहीं, लिक्विड तो एक्स और वाई दोनों का है, यानी ये स्टेटमेंट क्या कहूंगा, फॉल्स स्टेटमेंट है, आपको फॉल्स ही स्टेटमेंट निकालनी थी। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अकॉर्डिंग टू अर्विंग विलियम सीरीज, okay, according to Irving Williams series, the number of d electron in the first row transition metal ion m ion having the highest overall stability for this type of complex, EDTA दिया है, EDTA पे खुद पे -4 चार्ज होता है, यानी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी दी गई है आपको +2, और फर्स्ट रो इन्होंने बोल दिया है, फर्स्ट रो का मेटल आयन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इरिंग विरिंग सीरीज के हिसाब से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल आयन होगा और उसमें कितने डी इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। अब ये सीरीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये जो सीरीज हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, mn से जब मैं mn+2 से जब कॉम्प्लेक्स अगर कोई बना ले सिस्टम, ऐसे ही mn+2 Fe+2 पूरा का पूरा सीरीज अगर मैं देखूं, mn से लेकर के मैं जिंक तक अगर जाता हूं, mn से लेकर के अगर मैं जिंक तक जाता हूं, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, देखना जरा ध्यान से, mn Fe CO Ni, राइट, राइट, ये सीरीज आप लोगों को याद होगी। स्टेबिलिटी क्या करती है, बढ़ती चली जाती है कॉम्प्लेक्स की, और जिंक की फिर से घट जाती है। हाईएस्ट स्टेबिलिटी जो देखने को मिलती है वो किसकी देखने को मिलती है, Cu2 पॉजिटिव की देखने को मिलती है। ये सीरीज किसके ऑर्डर पे दी जाती है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के ऑर्डर पे, यानी कि साइज, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयन का साइज घटता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन बढ़ती हैं, तो ज्यादा स्टेबल सिस्टम देखने को मिलता है। दूसरा जो है, वो जो दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर ये सीरीज बेस्ड होती है, दैट इज LFSC, लिगेंड फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो कि आपको Mn और Zn के लिए नहीं देखने को मिलती। और लास्टली हम लोग इसमें जॉन टेलर को भी इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से Cu2 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। बेसिकली बस अगर आपको सीरीज याद है तो आप वैसे भी बता सकते थे कि Cu2 पॉजिटिव सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देगा, और Cu2 पॉजिटिव में D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 के अगर एक और आप निकाल दोगे, एक D से निकाल दोगे तो बचेगा कितना, D9, यानी 9 इलेक्ट्रॉन टोटल आपको देखने को मिलेंगे। देयर विल बी 9 इलेक्ट्रॉन इन Cu2 पॉजिटिव, यही आंसर आपको यहां लिखना था, 9 आंसर था आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, अगेन इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डेल नोड। अच्छा, दो आपको कॉम्प्लेक्स दिए हैं आयरन के, दोनों में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आई होप आप ऑक्सीडेशन स्टेट में कंफ्यूज नहीं होगे। एक वाटर एज अ लिगेंड है, एक में Cn एज अ लिगेंड है, आपको पता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दिस विल बी हाई स्पिन एंड दिस विल बी लो स्पिन, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको देने वाला है। अब देखना जरा ध्यान से, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करता हूं तो 6
सब में आपको कितने लिगेंड देखने को मिल रहे हैं? 6 यानी ऑक्टाहेड्रल है। तो क्या देखूंगा कि T2G और EG में स्प्लिट हो जाएगा, राइट। हाई स्पिन का मतलब क्या कि पहले सभी में आप हाफ फील्ड करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप पेयरिंग करने लगोगे। देखना इन्होंने पहले ही बोल दिया है पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर करना है, उसे हमें कैलकुलेट नहीं करना है। D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये बात मुझे मालूम है। 6 इलेक्ट्रॉन मैंने हाई स्पिन में भर दिए। अगर मैं लो स्पिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो लो स्पिन में भी आपको पता है कि पहले T2G को पूरा भरिए फिर EG को भरेंगे, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएंगे। बेरी सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस की बात, अगर एनर्जी की टर्म में बात करता हूं तो ये एनर्जी कितना स्टेबल होता है? दिस इज 0.4 डेल नोड, ये आप लोगों को मालूम है। दिस इज प्लस 0.6 डेल नोड, माइनस 0.4 स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी रिलीज हुई है, यानी स्टेबिलिटी माइनस से मैं दिखा रहा हूं, राइट। हेयर इट विल बी अगेन माइनस 0.4 डेल नोड एंड दिस विल बी 0.6 डेल नोड, राइट। आपको बस इनके लिए CFSE निकालना था पेयरिंग एनर्जी को हटा करके, तो निकाल दीजिए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हुए हैं बाय एन अमाउंट ऑफ 0.4 डेल नोड, राइट। और 2 डिस्टेबलाइज हुए हैं बाय एन अमाउंट ऑफ 0.6 डेल नोड। तो इन टर्म्स ऑफ डेल नोड जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? देखना 4 4 जा 16 यानी -1.6 प्लस 1.2 डेल नोड, राइट। So it will be minus 0.4 डेल नोड। इसके लिए नेट CFSE minus 0.4 डेल नोड आ जाएगी इस कॉम्प्लेक्स के लिए। फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आप CFSE निकालोगे तो CFSE कितने निकल करके आएगी? दिस विल बी माइनस 0.4 डेल नोड मल्टीप्लाइड बाय 6, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2G में ही है, मींस माइनस 2.4 डेल नोड की टर्म में ये CFSE आपकी निकल करके आ गई। आपको इनके CFSE का डिफरेंस लेना था बस, यानी क्या करना था? इसको अगर मैं CFSE 1 बोलता हूं, इफ दिस इज CFSE 1 एंड दिस इज CFSE 2, तो आपको क्या करना था? 1 माइनस 2 करना था, बस सिंपल। यानी क्या करना था? माइनस 0.4 माइनस माइनस 2.4, आंसर आपका 2.0 निकल करके आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, राइट। 0.4 प्लस 2.4, आंसर विल बी 2 इन टर्म्स ऑफ डेल नोड। डेल नोड की टर्म में आपको आंसर लिखना था। 2 आपका आंसर था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना। आपको क्या बोलता है? आपको बोलता है कि CrF6 आपको दिया है, उसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में आपको 3 अलग अलग वेवलेंथ उसने बता दी है कि ऑब्जर्व हुई हैं, किस वजह से हुई हैं। ट्रांजिशन आपसे मैच करा रहा है, ऑर्गल डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखना यहां अगर मैं Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो +3 आएगी। Cr+3 यानी कैसा सिस्टम है? D3 सिस्टम है। D3 सिस्टम के लिए, ऑर्गल के लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले टर्म सिंबल फाइंड आउट कर लेते हो, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो जब टर्म फाइंड आउट करने जाओगे तो देखना 3 इलेक्ट्रॉन है, D3 +2 +1 0 -1 -2, राइट। सो L की वैल्यू कितनी आएगी? 2 + 1 3, राइट। L की वैल्यू 3 होती है तो हम क्या यूज करते हैं? देखो टर्म ऐसे ही लिखते हो 2s + 1 LJ, राइट। L का सिंबल क्या आएगा? L की वैल्यू 0 फॉर S, L की वैल्यू 1 फॉर P, 2 फॉर D, और 3 जब होती है तो लिखता हूं F। तो यानी यहां क्या लिखूंगा? F, ओके। 2s + 1 देख लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों के तीनों अनपेयर्ड हैं। 3/2 S की वैल्यू है तो 2s + 1 कितना आएगा? 2 इंटू में 3/2 + 1, दैट विल बी इक्वल टू 4। सो 4F आपका हो जाएगा ग्राउंड स्टेट का टर्म। एक्साइटेड स्टेट में बात करूंगा तो P आ जाएगा, राइट। P विल बी द एक्साइटेड स्टेट। जब इसका डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, डायरेक्ट ऑर्गल डायग्राम का क्वेश्चन है। F टोटल कितने में स्प्लिट होता है? F स्प्लिट्स, F आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, F में 7 ऑर्बिटल हैं, ये 7 में स्प्लिट होगा। 7 में भी कैसे स्प्लिट होगा? 3 एक एनर्जी के, 3 एक एनर्जी के, एक एनर्जी का लेवल में स्प्लिट होगा। 3 लेवल्स में, विद 3 लेवल्स इट विल स्प्लिट। P में भी 3 ऑर्बिटल होते हैं तो एक ट्रिपली डिजनरेट लेवल में ये बढ़ता है। तो जब आप इसका एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ करने जाते हो तो आपको कैसा एनर्जी प्रोफाइल देखने को मिलता है कि ग्राउंड स्टेट टर्म जो है आपकी F और एक्साइटेड स्टेट है P किस में चला जाता है? P जाता है T1G में, ट्रिपली डिजनरेट में, राइट। दिस गोज इनटू ट्रिपली डिजनरेट स्टेट। और ऐसे ही F आपका 3 स्टेट में टूटता है, किस किस में? A2G में, राइट, A2G में, T1G में एंड T2G में, T1G
एंड T2G। अब इनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो T1G F से बनी है उसको F से और इसको P से डिनोट कर देता हूं। ट्रांजिशन कहां से कहां होगा? लोअर टू हायर। एक ट्रांजिशन ये है, दूसरी ट्रांजिशन ये है, तीसरी ट्रांजिशन ये है। मैक्सिमम एनर्जी गैप 1 2 3 से लेबल कर देता हूं, आपको 3 की टर्म में देखने को मिलेगा। एक और रिलेशन मुझे पता है, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, यानी कि मैं कह सकता हूं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, यानी जितना ज्यादा एनर्जी गैप उतना लैम्डा कम, यानी थर्ड के लिए मिनिमम वैल्यू देखने को मिलेगी, यानी A2G2 T1P के लिए मिनिमम वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 290। ओके, उसके बाद इंटरमीडिएट हाईएस्ट किसके लिए? 1 के लिए देखने को मिलेगी। 1 कौन सी ट्रांजिशन है? A2G2 T2G वाली ट्रांजिशन है, इसके लिए हाईएस्ट वैल्यू देखने को मिलेगी, दैट मींस 670। बस आपको यही करना था, और जो ऊपर 4 दिया है वो स्पिन स्टेट को आपको दर्शा रहा है, नथिंग एल्स। तो जैसे ही आप इनको फिट कर दोगे, आपके लिए डी ऑप्शन आप देख सकते हो। डी ऑप्शन के लिए A2G T1G के लिए आपको हाईएस्ट वैल्यू देखने को मिलती है, और A2G T1G P के लिए आपको लोएस्ट लैम्डा की वैल्यू देखने को मिलती है। ऑर्गल डायग्राम का क्वेश्चन था ये, सिंपल, आप इसको इजिली कर सकते थे। So these were some of the questions that we discussed today. I hope कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको अच्छा लगा है ये सेशन तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।